एक स्काई स्क्रेपर जो बादलों को चीरते हुए खड़ा था और चांदनी में चमक रहा था। उसके ऊपर एक हेरोइन उड़ रही थी। उसकी आवाज गहरी थी। वो बोल रही थी कि उनका कभी ना खत्म होने वाला फाइट अब एंड होने वाला है। नीचे एक आदमी टॉप हैट पहने खड़ा था। उसके फेस पर एक स्माइल थी। क्लैप करते हुए उसने ऐसे शब्द बोले जो आधे तारीफ जैसे थे और आधे इंसल्ट जैसे। स्टारडस्ट को गुस्सा आ गया, लेकिन वो आदमी कामली बोलता है कि उनकी राइवलरी अब खत्म हो गई है, क्योंकि उसके लिए स्टारडस्ट अब इजी और गेस करने लायक बन गई थी। स्टारडस्ट शॉक में रुक गई। वो स्पीचलेस और कंफ्यूज थी। फिर उस लड़के के पैर के पास पर्पल लाइट घूमने लगी। उसने कहा कि ये उनकी लास्ट मीटिंग है, और अगले ही सेकंड उसका बॉडी टुकड़े टुकड़े होकर हवा में डिजिटल पार्टिकल्स की तरह गायब होने लगा। स्टारडस्ट ने पैरों के पास ब्लास्ट किया और हवा में उछल गई। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो कुछ अलग दिख रही थी। उस लड़के ने भी नोटिस किया और वो डिसअपियर हो गया। फिर स्टोरी रिवाइंड होती है कुछ साल पहले। एक लड़का स्काईस्क्रेपर की एज पर क्लोक पहने बैठा था और सोल सिटी को देख रहा था। यह था किम डैन, 22 साल का। उसने चुपचाप एक्सेप्ट किया कि वो एक अजीब न्यू वर्ल्ड में आ चुका है। नीचे एक जबरदस्त धमाका हुआ। एक बी रैंक विलन दो सी रैंक हीरोज को मार रहा था। मास्क हाथ में पकड़े डायन को सच समझ आया। वो अपने फेवरेट कॉमिक स्टारडस्ट के अंदर जन्म ले चुका है, और इस दुनिया में हीरोज और विलन्स का फाइट नॉर्मल था। डाइन ने डिसाइड किया कि वो विलन बनेगा, लेकिन एक हिडन प्लान के साथ। पर्पल लाइट से वो रूफटॉप्स पर टेलीपोर्ट करने लगा। उसकी सीक्रेट पार्टनर हान सेओ ने पूछा कि वो इतनी सडन मूव्स क्यों कर रहा है, लेकिन उसने कैजुअल टोन में कहा कि टेंशन मत ले। डायन को स्टोरी का फ्यूचर पता था। उसका प्लान सिंपल था, डेंजरस विलन्स को पहले ही खत्म करना और स्टारडस्ट को उसके दुख भरे फ्यूचर से बचाना। उसका पहला टारगेट एक ए रैंक विलन राइनो था। वो एक सेकंड में पिस्टल अपने पास लाया और माइंड पावर से सीधा टेलीपोर्ट करके उसका काम तमाम कर दिया। उसने राइनो के प्लान के पेपर्स देखे। फ्यूचर में वो एस रैंक विलन बनने वाला था। मतलब अब डैन ने फ्यूचर बदल दिया। हान सियो ने वार्न किया कि पुलिस आ रही है, और कैजुअली उसे याद दिलाया, आइसक्रीम मत भूलना। डैन ने जाने से पहले एक क्रिप्टिक मैसेज लिख दिया, क्रिम्सन एविडेंस। पुलिस ने राइनो का एंड देखा और रूमर्स फैल गए। एक सीरियल विलन हंटर एक्टिव है। स्टारडस्ट ने अपने फिस्ट्स टाइट करते हुए कहा कि वो उस मिस्टीरियस कल्प्रिट को पकड़ कर रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि पब्लिक उसे विलन नहीं, हीरो समझने लगी। देन कंप्यूटर पकड़कर पैनिक में चिल्लाया कि यह बुरा हुआ, सब बर्बाद हो गया। तभी हान सेओ रूम में आई। चिल मोड में आइसक्रीम खाते हुए कहा, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? डाइन ने कहा, वो सच में मुझे विलन्स मारने के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। इस रेट पर मेरी रेपुटेशन तो और ही बढ़ती ही जाएगी। फिर डेन ने डिसाइड किया, अब वो असली विलन इमेज प्रूव करेगा। उसने स्टेज सेट किया, दो बड़े टावर्स जिनमें सिविलियंस थे। उसने लाइव ब्रॉडकास्ट हाईजैक किया और अपना मास्क्ड फेस पूरे सिटी के स्क्रीन्स पर दिखाया। उसने बताया, मैं वो विलन हूं जिसे लोग ईगोइस्टिक के नाम से जानते हैं। हाँ हाँ, तो तुम जरूर जानना चाहते हो कि असल में ईगोइस्टिक कौन है? जो राइनो को हाल ही में एलिमिनेट किया और उससे पहले एंजोडियाक को, वो मैं ही था। वैसे अब इन छोटी छोटी स्टोरीज को छोड़ देते हैं। क्या तुमने वहां देखा? लोग टीवी देख रहे थे। डाइन ने अपना हाथ एक बिल्डिंग की तरफ करते हुए कहा, मैंने वहां दोनों प्लेस पर बॉम्ब्स लगा दिए हैं। सब पैनिक में आ गए, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। डोर्स ओपन नहीं हो रहे थे। वो बंदा जो टीवी देख रहा था वो हैरान हो गया। आगे डेन ने कहा, तो फिर क्या हम अब गेम शुरू करें? अगर एक विलन है तो जाहिर है एक हीरो भी होगा, है ना? लगता है सियोल का रैंक हीरो मुझे रोकने के लिए नहीं आएगा। स्टारडस्ट को बुलाओ। तभी स्टारडस्ट ब्लाजिंग एंट्री मारकर आई। लैंड करते ही ग्राउंड क्रैक हो गया और उसका ऑरा चमक उठा। डाइन एक सेकंड के लिए अपना विलन रोल भूल गया। अपनी आइडल को सामने देखकर ब्लश कर गया। फिर उसने अपने आप को संभाला और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ खड़ा हो गया। स्टोरी फिर रिवाइंड होती है। एक 15 साल का किम डाइन टीवी पर गूफी सुपर हीरो शो देख रहा था और एक सिली विलन पर हंसी उड़ा रहा था। आयरनी ये थी कि फ्यूचर में वो खुद वैसा ही ओवर द टॉप विलन बन गया। वापस प्रेजेंट में स्टारडस्ट ने डिमांड किया कि हॉस्टेजेस रिलीज करो। देन अग्री कर गया। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर मजा तभी आएगा जब टेंशन भी हो। हर बिल्डिंग के एलिवेटर का कंट्रोल मेरे पास है। अभी एक बटन लाइट हुआ है जो नीचे उतरने के लिए है। जब तुम लोग वो बटन दबाओगे, दूसरी बिल्डिंग में रखी बॉम्ब फट जाएगी। समझ गए? मतलब एक बिल्डिंग सेफ रहेगी और दूसरी गिर जाएगी। अब टाइमर चल गया है। सिर्फ 30 मिनट हैं बॉम्ब को रोकने के लिए। उससे पहले जल्दी करो, बटन दबाओ और नीचे उतरो। ये गेम इसी बात पर है।
तुम्हारे डिसीजंस और एक्शन से लोगों की जिंदगी बचेगी या खत्म होगी। वैसे भी आगे के लोग सब अजनबी हैं, है ना? आज हम देखेंगे इंसान की सबसे बड़ी सेल्फिशनेस। ये है ईगोइस्टिक का गेम। सिविलियंस पैनिक में आ गए, कुछ चिल्लाए, कुछ चुप हो गए। स्टारडस्ट ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। इगोइस्टिक ने कामली बोला कि ये तुम्हारे आइडियल्स का टेस्ट है। उसने बोला, अगर तुम लोगों को इंस्पायर कर पाई और वो 30 मिनट तक होप नहीं छोड़ते तो बॉम्ब्स बंद हो जाएंगे। ड्रोन्स और कैमरास चल पड़े। स्टारडस्ट का चेहरा हर स्क्रीन पर दिखने लगा। स्टारडस्ट ने उन्हें इंस्पायर किया, डरो मत, हिम्मत रखो, तुम स्ट्रांग हो। धीरे धीरे लोग शांत हो गए। दाइन स्माइल कर रहा था। सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन अचानक टाइमर ग्लिच हो गया और 5 सेकंड पर आ गिरा। सब लोग डेथ के लिए रेडी हो गए, लेकिन 0 आते ही ड्रोन्स बंद हो गए। हार्मलेस। किसी ने भी दूसरे को सैक्रिफाइस नहीं किया। स्टारडस्ट ने अनाउंस किया, यह ह्यूमैनिटी की असली स्ट्रेंथ है। दाइन शॉक हो गया, फिर हंसते हुए बोला, यह मजेदार था, लेकिन अगला गेम बिल्कुल मैं ही जीतने वाला हूं। तभी स्टारडस्ट उस पर अटैक करने के लिए दौड़ी, लेकिन पंच लगने से पहले ही वो गायब हो गया। शहर ने स्टारडस्ट को हीरो माना और डैन एक अकेली जगह गिर गया, थका हुआ, ब्रोकन, लेकिन अभी भी अपना विलन रोल प्ले करते हुए। डायन का ड्रामेटिक टेलीपोर्ट एक धड़ाम के साथ खत्म हुआ। उसका बॉडी ट्रेंबल कर रहा था, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस वो टेलीपोर्ट करता था उतना ही उसके बॉडी पे असर पड़ता था। अब उसका कूल विलन स्टाइल टूट गया था और बस आहें निकल रही थीं। हन सेओ ने उसे फ्लोर पे पड़ा हुआ देखा और अनइम्प्रेस्ड फेस बनाया। उसने उसकी हैट चॉइस को इंसल्ट किया और बोला कि उसका विलन आइडेंटिटी बहुत लेम लग रहा है। दैन वीक वॉइस में पानी मांग रहा था। हान सियो ने सिंपैथी नहीं दिखाई, सीधे बोली, खुद ले आ। स्टारडस्ट जो गुस्से में थी, उसने कहा, लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ करना, अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आगे दोबारा उसने हेल्प मांगी तो हान सेओ ने उसे बॉटल से पानी पिलाया। दैन फ्लोर पर हांफते खांसते हुए पड़ा रहा। दूसरी तरफ पूरा नेशन सेलिब्रेट कर रहा था। न्यूज आउटलेट्स ने स्टारडस्ट की परफेक्ट रेस्क्यू की तारीफ की। कोई मौत नहीं हुई और मिशन पूरी तरह से सफल रहा। लेकिन पर्दे के पीछे कोरियन हीरो एसोसिएशन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उनके हेडक्वार्टर्स में हर स्क्रीन पर एक ही नाम चल रहा था, ईगोइस्टिक। प्रेसिडेंट पार्क जनहो खुद ब्रीफिंग लीड कर रहे थे। उन्होंने हिस्ट्री लेक्चर स्किप कर दिया और फ्रेश अपडेट्स मांगी। रिपोर्ट्स क्लियर थीं, बॉम्ब्स कस्टम बिल्ड थे, इतने पावरफुल कि ऑब्जर्वेटरी उड़ा देते। ब्रॉडकास्ट को हाईजैक करना एक्सपर्ट हैकर के बिना पॉसिबल नहीं था। मतलब ईगोइस्टिक अलोन वर्क नहीं कर रहा था। फिर सबसे डराने वाली बात सामने आई, उसकी स्टारडस्ट के लिए दीवानगी। सबूत साफ था, उसने बार बार स्टारडस्ट का नाम लिया, मैसेजेस छोड़े और लाइव ब्रॉडकास्ट में उसी पर फोकस करता रहा। हर निशानी यही दिखा रही थी कि ईगोइस्टिक स्टारडस्ट की खतरनाक ऑब्सेशन में फंसा हुआ एक विलन है। प्रेसिडेंट ने सीधे स्टारडस्ट की तरफ देखा और उसकी राय पूछी। स्टारडस्ट कुछ देर चुप रही, फिर अपना दस्ताना पहना हाथ टेबल पर रखकर सोचने लगी। कुछ पल बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, इगोइस्ट कोई शोमैन नहीं है, वो चालाक है, जुनूनी है और बिना शक एक विलन है। 2 दिन बाद भी किम दइन टेलीपोर्ट का प्राइस चुका रहा था। अपने बेड पर पड़ा हुआ था, जैसे लाइफ से ही फाइट हार गया हो। जब फाइनली उठने की स्ट्रेंथ आई तो सीधे फ्रिज की तरफ गया और बॉटल से डायरेक्टली पानी गटकने लगा। तभी एक शार्प वॉइस आई। वो इतना शॉक हुआ कि पानी स्प्रे कर दिया और सामने हान जियो खड़ी थी, आर्म्स फोल्डेड, जैसे मैनर्स का क्राइम करते हुए उसे पकड़ लिया हो। अंदर ही अंदर डाइन बड़बड़ाया, हन सेयो सिर्फ जीनियस नहीं थी, वो एक लेजेंडरी हैकर भी थी, जो ओरिजिनल स्टोरी में फ्यूचर में एस रैंक विलन बनने वाली थी। हान सियो ने उससे कहा, ये मेरा घर है, पता है ना तुम्हें? क्या तुम ऐसे ही एक्ट करोगे जैसे ये तुम्हारा घर हो? दाइन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, लेकिन घर का खर्चा पानी और बाकी सब तो मैं ही उठा रहा हूं। हान सियो ने गंभीर टोन में कहा, वैसे सीधे बोतल से मत पीना, समझे? कप यूज करो, सिविलाइज्ड इंसान बनो। दाइन मान गया, उसने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। हान सियो शर्माने लगी। उसने अर्जेंट टोन में अनाउंस किया कि एक बड़ी प्रॉब्लम है और अपनी स्ट्रेंथ से डाइन को एक बैग की तरह खींच के कंट्रोल रूम ले गई। हान सेयो ने कहा, क्या तुम्हें वो लड़की याद है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, ली सुबिन? वो हमारी संभावित साथी अपराधी हो सकती है। डाइन ने कहा, क्या वो लड़की जिसके बारे में तुमने कहा था कि वो डीप वेब पर एक्टिव थी? तुमने कहा था कि लगता है वो मेरी फैन है। हान सियो ने पॉइंट किया, देखो वो रही सुबिन, वो पहले से ही ट्रैक कर रही थी। अपडेट देखकर डाइन शॉक रह गया। यूनियन में कुछ ईगोइस्टिक कॉपीकैट्स ने हॉस्टेजेस पकड़ रखे थे और स्क्रीन पर सुबिन भी दिख रही थी, बिल्कुल खतरे के बीच।
लेकिन हान सेओ ने और बड़ी सच्चाई बताई। सुबिन हॉस्टेज नहीं थी, वो खुद टेररिस्ट्स के साथ खड़ी थी। रिपोर्ट्स बहुत गंभीर थीं। कैजुअल्टीज, सैकड़ों हॉस्टेजेस और chaotic स्टैंड ऑफ। दैन का हल्का फुल्का मूड तुरंत गायब हो गया। उसने अपना फिस्ट कस लिया और हान सेओ की तरफ देखा। दोनों ने अपने एक अटूट नियम को याद किया, कभी भी इनोसेंट सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाना। डायन का फेस सीरियस हो गया। जो भी करना पड़े, उन्हें ये सब एंड करना होगा। इसी बीच स्टारडस्ट बर्निंग बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गई। नीचे से स्मोक और स्क्रीम्स आ रही थीं। उसने क्लियरेंस मांगी। सुपीरियर्स ने ऑथोराइज कर दिया, अगर नेगोशिएशन फेल होती है तो घातक कार्रवाई करने की अनुमति है। लेकिन कार्रवाई करने से पहले एक डरावनी रिपोर्ट आई, ईगोइस्टिक शामिल है। उसका दिमाग घूम गया। पहले विलन सिंपल थे, सिर्फ पावर वर्सेस पावर। लेकिन ईगोइस्टिक माइंड गेम्स और पब्लिक ड्रामा करता था। और अब कोई उसका कॉपी कर रहा था। स्टारडस्ट ने गुस्से में दांत भींच लिए, फ्रस्ट्रेटेड। अंदर इम्पोस्टर्स एकदम फ्रीज हो गए। असली ईगोइस्टिक सामने आया तो उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्हें लगा जैसे उनका आइडल सच में उन्हें लीड करने आया हो। सब चीयर करने लगे, लेकिन ईगोइस्टिक अनइम्प्रेस था। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन ने उसका हाल खराब कर दिया था। उसने उनकी बकवास एंटरटेन नहीं की। एक ही सेकंड में उसने पूरे रूम को स्कैन किया और टेररिस्ट के हाथ से डेटोनेटर सर्जिकल प्रिसिजन के साथ छीन लिया और उसे मार दिया। रूम साइलेंट हो गया। इम्पोस्टर्स समझ गए ये उनका लीडर नहीं बल्कि उनका एग्जीक्यूशनर है। उसने साइकोकिनेसिस से वेपन्स हवा में उठा लिए। डजन्स ऑफ बैरल्स ट्रेम्बलिंग कॉपी कैट्स की तरफ एम हो गए। ईगोइस्टिक ने ठंडी मुस्कान के साथ उन्हें डिसमिस कर दिया। बाहर स्टारडस्ट तैयार थी और बिल्डिंग में हुई हिंसा की आवाजों से सब कुछ हिल रहा था। अंदर ली सुबिन एक फ्लोटिंग गन के सामने फ्रोजन खड़ी थी। हान सियो की आवाज दाइन के ईयरकॉम में क्रैकल हुई। सुबिन अपने मन से ज्वाइन नहीं हुई थी, उसे मजबूर किया गया था। दईन ने उसका मास्क निकालकर पीछे फेंक दिया। सुबिन रो पड़ी और हॉस्टेजेस के सामने अपना गिल्ट कन्फेस कर दिया। इगोइस्टिक ने ग्लोइंग वेपन से उसे टीज किया और बोला, स्टॉप क्राइंग। फिर कैमरास की तरफ मुड़कर गहरी नमन की और अनाउंस किया कि यह डिजास्टर उसके नाम की वजह से हुआ है और वो पूरी जिम्मेदारी लेगा। विक्टिम फैमिलीज को कॉम्पेंसेट भी करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो पैनिक कर रहा था कि हान सियो फाइनेंशियल मेस कैसे हैंडल करेगी। लोग हैरान थे, चैट भी कंफ्यूज थी। काम खत्म करो, हान सियो ने थकी हुई आवाज में कॉम से कहा, और उस लड़की को भी ले आओ। इगोइस्टिक ने सुबिन को पकड़ा और टेलीपोर्ट करने की तैयारी की। उसके शरीर में दर्द चिल्ला रहा था, लेकिन उसने टीथ कस लिए। जैसे ही वो जंप करने वाला था, वॉल ब्लास्ट हो गई और एक वायलेंट बर्स्ट ऑफ लाइट के साथ स्टारडस्ट ने एंट्री मार दी। देन पूरी तरह से ऑफ गार्ड फ्रीज हो गया। उसकी फेवरेट हीरो सामने थी, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन एस्केलेट होने से पहले सीन बदल गया। नेक्स्ट सीन एक यूनिवर्सिटी कैंपस। न्यूज रिपोर्ट्स कंफर्म कर रहे थे, इगोइस्टिक ने अपना वर्ड रखा। सभी मुश्किलों के बावजूद उसने हॉस्टेजेस के परिवारों को कॉम्पेंसेशन दिया। सनलाइट कैफे में आ रही थी और हीरो के मास्क के पीछे वाली शिनहारू अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी। वो नॉर्मल स्टूडेंट लग रही थी, लेकिन साफ दिख रहा था कि वो टेंशन में थी। फ्लैशबैक, स्टारडस्ट ने इगोइस्टिक को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ उसके पास आए, डेन टेलीपोर्ट के तनाव से कोलैप्स हो गया और लास्ट सेकंड में वैनिश हो गया। स्टारडस्ट गुस्से में अपने टीथ ग्राइंड करती रही। कैफे में हारू अपनी बुक्स के साथ बैठी थी। सीनियर किम चायुन ने ड्रिंक टेबल पर रखा और पूछा, क्या स्टडीज में प्रॉब्लम है? हारू ने डिनाई किया और प्रिटेंड किया कि वो फोकस्ड है, लेकिन उसका माइंड क्लियरली कहीं और था। एक नोट में एक्सप्लेन किया गया, वो अपनी आइडेंटिटी एक सिंपल डिजिटल फिल्टर से हाइड करती थी, लेकिन डिस्गाइज के बावजूद उसका नेचुरल चार्म हर जगह लोगों को अट्रैक्ट करता था। उसके नोटबुक में एक ही नाम बार बार लिखा था, ईगोइस्टिक। वह कंफ्यूज थी। अगर वह सच में मानती कि लोग सेल्फिश होते हैं, तो फिर होस्टेज क्यों बचाए गए? कॉम्पेंसेशन क्यों दिया गया? चायुन ने उसके गाल खींचे और टीज किया, तुम इतनी सीरियस क्यों हो? हारू रेड हो गई जब चायुन ने मैंगो डिजर्ट की बात की। मैंगो का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमकने लगीं, लेकिन तुरंत ही उसकी खुशी फेड हो गई जब इगोइस्टिक की याद आई। चायुन कंसर्न से देख रही थी। मैंगो डिजर्ट भी हारू का मूड लिफ्ट नहीं कर पा रहा था। हारू ने अपना पेन टाइट क्लेंच किया और अपने मन में वादा किया, इगोइस्टिक को पकड़ना ही होगा, यह ऑब्सेशन एंड करना ही होगा। चायुन ने चिल मोड में एक स्पूनफुल मैंगो डिजर्ट उसे खिला दिया और उसकी गुस्सैल डिटर्मिनेशन को क्यूट समझकर मुस्कुरा दिया। सीन शिफ्ट हुआ, एक नॉर्मल हाउस इन सोल। एक वुमन गेट के पास आई,
लेकिन फ्रंट डोर की बजाय एक हिडन पैसेज में घुस गई। एक हाई टेक सीक्रेट डोर ओपन हुआ और वो अंडरग्राउंड एलिवेटर से नीचे उतर गई। वहां कोड एंटर करने के बाद एक फेमिलियर फिगर सामने आई, ली सुबिन, जो ईगोइस्टिक के अंडरग्राउंड बेस में उतर गई। नीचे किम डेन रिकवरी पोड के अंदर लेटा था और पास ही हान सेओ किताब पढ़ रही थी। डेन बोल रहा था कि ईगो बेस कितना अच्छा है। हान सेओ ने इरिटेशन में जवाब दिया, डैन, बिना पूछे मेरे घर का नाम मत दो। डैन ने हंसते हुए कहा, हान सेओ, जो मेरा है वो तुम्हारा, जो तुम्हारा है वो मेरा, मेरा घर तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर मेरा घर है। हान सेओ ने कहा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तभी अचानक उसका पैर रिकवरी पोड के कॉर्नर से टकराया। वो दर्द में चिल्लाने लगा। हान सेओ ने गुस्से में टोक दिया, डैन, अजीब आवाजें मत निकालो, बस लेट जाओ, ठीक हो जाओगे। डैन ने दर्द का बहाना बनाकर कहा, थोड़ी तो छूट दे दो, किसी और को टेलीपोर्ट करना दोगुना मुश्किल होता है। फिर वो मुस्कुराया और बोला, यार, ये फटीग रिकवरी कैप्सूल तो हान सेओ की बेस्ट इन्वेंशन है। पॉड के अंदर से डैन ने हान सेओ को थम्स अप दिखाया। हान सेओ ने बस एक नजर डाली, जैसे मन ही मन सोच रही हो, ये पागल हो गया है क्या। तभी सुबिन ग्रोसरीज लेकर आई। थोड़ा शर्माते हुए उसने कहा, फ्रिज खाली था, इसीलिए मैं स्नैक्स ले आई हूं। डैन के दिमाग में एक ही सवाल था, वांटेड क्रिमिनल इतनी कैजुअली शॉपिंग कैसे कर सकती है। सुबिन का आंसर सिंपल था, अपने बैग्स के पीछे छुप गई थी। डैन कुछ और पूछता, उससे पहले ही हान सेओ एक्साइटमेंट में बेड से ग्रोसरी बैग की तरफ कूद गई, कहते हुए, आइसक्रीम कहाँ है। डैन डिसबिलीफ में सोचता रह गया, ये लड़की को रिक्रूट किया है या बस छोटे मोटे कामों के लिए बुलाया है। फिर उसने सीरियस होकर पूछा, तुमने मुझे सुबिन को यहां लाने को क्यों कहा था। हान सियो ने शांति से जवाब दिया, मुझे उसकी जरूरत है। डैन ने कहा, यह लड़की हमें धोखा दे सकती है, लेकिन हान सियो ने बताया कि उसे जबरदस्ती हॉस्टेज क्राइसिस में फंसाया गया था। जब हान सियो ने सुबिन की तरफ पॉइंट करके उसकी आइडेंटिटी कंफर्म किया कि तुम ली सुबिन हो, है ना, सुबिन ने चौंक कर कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। हान सियो ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं, मिस सुबिन। हान सेयो ने आइसक्रीम एंजॉय करते हुए कैजुअली रिवील करती गई, सुबिन के पेरेंट्स हन्युन ग्रुप के रिसर्चर्स थे। यह सुनकर सुबिन हिल गई, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट इतनी इजीली अनकवर हो गया। हान सेयो ने एक्सप्लेन किया, मुश्किल नहीं था, तुम्हारे डिजिटल ट्रेसेस, पोस्ट्स, सब क्लू थे, मुझे भी हान्युन से बदला लेना है। एटमॉस्फेयर हैवी हो गया। हान सेयो ने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे साथ ज्वाइन करो, हनन को मिलकर बर्बाद करते हैं। डैन चुपचाप देख रहा था। उसे याद आया, जिस दिन उसने हान सेयो को रिक्रूट किया था, उसने भी रिवेंज का ऑफर दिया था और उसे विलन बनने के रास्ते से खींच लिया था। पर सुबिन को वो अभी भी साइड कैरेक्टर समझता था। फिर उसने देखा और शॉक हो गया। हान सेयो और सुबिन एक दूसरे को गले लगाकर फ्लोर पर रो रही थीं, जैसे बहुत समय बाद मिली बहनें। डैन का दिमाग हिल गया। उसने सोचा, मेरी तीखी जुबान वाली पार्टनर रो रही है। वो समझ ही नहीं पाया कि अब क्या करे। आखिरकार साई करके वो रिकवरी पॉड में वापस घुस गया। ये बैटलफील्ड मेरा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है एक बिजी रेस्टोरेंट में। एक औरत डर के मारे पर्पल हेयर्ड आदमी से कह रही थी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन वो आदमी गुस्से में हिस करता है, ड्रामा बंद कर। तब एक पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ता है और कहता है, उसे छोड़ दो। पर्पल हेयर्ड आदमी एरोगेंस से ऑफिसर को इग्नोर कर देता है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसका हाथ पकड़ा, अचानक एक रेड लाइट का झटका हुआ और एक पल में ही ऑफिसर रेस्टोरेंट से गायब हो गया। अब वो स्काई स्क्रेपर की छत पर खड़ा था। नीचे का डरावना गिरना देखकर उसका चेहरा डर से भर गया। पर्पल हेयर्ड विलन ने मुस्कुराते हुए उसे हल्के से किक मारा और वो बेचारा खुले आसमान में गिर गया। विलन रिवील होता है, हिम हकचुल, एक ए रैंक टेलीपोर्टर, जिसका नाम उसके पावर की तरह ही डेंजरस था। फ्लैश आता है ओरिजिनल टाइमलाइन का। स्टारडस्ट मॉन्स्ट्रस ड्रैगन से परेशान थी और हानसियो एस रैंक विलेन। व्हाइट विच बन गई थी, लेकिन करंट सीन में वापस कट जाता है। हानसियो डैन को चिल्लाती है, मेरा ऑरेंज जूस कहाँ है, तुमने सारा पी लिया। डैन डर गया। वो डैन को मारने लगती है। सुबिन जो डिशेस धो रही थी पलट कर बोली, माफ करना, मैंने पी लिया था, मैं नया ले आऊंगी। तभी टेंशन खत्म हो जाता है। हानसियो खुशी से सुबिन से गले मिलती है और कहती है, कोई बात नहीं। डैन हैरान होकर उन्हें देख रहा था। वैसे हानसियो, क्या तुम आखिरकार लड़के बनने का नाटक छोड़ चुकी। हानसियो शर्मा गई और डैन को चिल्लाने लगी। डैन सॉफ्टली हंस पड़ा। कंट्रोल रूम में डैन हानसियो को देखकर उसकी सच्चाई बताता है। वो सिर्फ ब्रिलियंट नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर थी। हनन ग्रुप के हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट्स में वो अकेली बची हुई बच्ची थी। फ्लैशबैक।
एक अनस्टेबल पावर सर्ज एक्सप्लोजन हुआ। पूरा फैसिलिटी बर्बाद हो गया। सारे बच्चे मर गए। सिर्फ हान सेओ जिंदा बची, घायल, अकेली और छुपने के लिए मजबूर। वो साल भर अकेली रही, अपने इंटेलेक्ट को मजबूत किया। फिर एक दिन एक लड़का आया, किम डैन। हान सेओ ने डरते हुए फॉर्क उठाया। फाइट के लिए तैयार थी, लेकिन डैन ने लड़ाई नहीं की। उसने शांति का ऑफर दिया। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसने प्रॉमिस किया, मैं तुम्हारा ट्रैजिक फेट बदल दूंगा, तुम्हें विलन बनने नहीं दूंगा। प्रेजेंट में डैन सोचता है, शायद अभी भी वो विलन की गिनती में आती होगी मेरे साथ रहकर। लेकिन फिर वो अपने डाउट्स शेक ऑफ करता है और डिसाइड करता है, नहीं, मैं उसे गाइड करूंगा, चाहे कुछ भी हो। तभी हान सेओ उसे देखकर कहती है, क्या हुआ, कुछ लगा है क्या यहां? और डैन की सोच को इग्नोर कर देती है। डैन अब सुबिन पर ध्यान देता है, उसका दुख भरा पास्ट और उसकी स्मार्टनेस। पहले वो शक करता था, लेकिन सुबिन की मदद करने वाली और कुकिंग वाली आदतों ने उसे सॉफ्टन कर दिया। अब डैन कहता है, शायद ये हमारी ग्रुप का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकती है। फिर हांसियो दोनों को अपना नया इन्वेंशन दिखाती है, एक छोटे साइज का स्पाइडर लाइक ट्रैकर। डैन बिना इंप्रेस्ड हुए पूछता है, ये क्या है? हांसियो गंभीर होकर पॉइंट करके बताती है, टारगेट है हंचुल। वो बिना थके इन्फिनिट टेलीपोर्टेशन कर सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस में, इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल है। डैन अपनी टेलीपोर्टेशन की मेहनत पर शिकायत करता है, लेकिन हांसियो जल्दी से कहती है, काम शुरू करो, ईगोइस्टिक। जल्दी ही वो ईगोइस्टिक के सूट में रेडी हो जाता है। थोड़ा हिचकिचाता है, क्या मैं सीधे लिविंग रूम में टेलीपोर्ट कर दूं? अगर वो आदमी वहां हो तो? ब्लाइंड चार्ज करना रिस्की होगा। पर हांसियो कहती है, प्लान सिंपल है, कितनी बार बताया है, गन चलाते ही लोकेशन ट्रैकर भी फायर कर दो। भले ही वो टेलीपोर्ट करके बुलेट से बच जाए, लोकेशन ट्रैकर उसे पकड़ लेगा। डैन ने हैरानी से पूछा, वेट, कैसे? हान सियो ने बताया, क्योंकि मैंने इसे बुलेट से तेज बनाया है। तुम लिबरल आर्ट्स मेजर हो, एक्सप्लेनेशन तो समझ ही नहीं पाओगे, बस अंदर जाओ ईगोस्टिक। डैन ने पूछा, क्या सड़क पर जाकर उसे मारना बेहतर नहीं होगा? हान सेओ अनॉयड होकर चिल्लाई, डैन, वो आदमी वैसे भी सिर्फ टेलीपोर्ट करता है, कभी पैदल नहीं चलता। ये प्लान मैंने पूरी रिसर्च के बाद बनाया है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये। अंडरग्राउंड बेस में सुबिन घबराते हुए स्क्रीन देख रही थी। ईगोइस्टिक मुस्कुराकर हाथ उठाता है, मिशन स्टार्ट। सुबिन शर्माते हुए चीयर करने लगी। हांसियो भी थोड़ी हिचकिचाते हुए चीयर करती है। वो हांचुल के अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट करता है। विलन चौंक जाता है। ईगोइस्टिक तुरंत अपने पिस्टल्स निकालता है और फायर करता है। एक पिस्टल से बुलेट और दूसरे से ट्रैकर फायर होता है। हंचुल तुरंत रेड फ्लैश करके गायब हो जाता है। डैन फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, लगा क्या? बेस पर हांसियो जल्दी से सुबिन को कहती है, कोऑर्डिनेट्स दिखाओ। सुबिन नए लोकेशन को आइडेंटिफाई करती है। ईगोइस्टिक तुरंत टेलीपोर्ट करके चेज शुरू कर देता है। वो क्राउडेड स्ट्रीट के बीच लैंड करता है। लोग शॉक में तुरंत अपने फोन निकालकर लाइव स्ट्रीम शुरू कर देते हैं। अब सीक्रेट मिशन पूरी तरह पब्लिक स्पेक्टिकल बन गया। यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल में हारू आराम से बोर्ड देख रही थी। अचानक उसके ईयरपीस में क्रैकल हुआ। ईगोइस्टिक का नाम सुनते ही उसका ब्लड ठंडा हो गया। हार्ट स्किप हुआ और वो बहाना बनाकर बाहर निकल गई। उसकी फ्रेंड कंफ्यूज रह गई। कुछ ही मिनट में स्टारडस्ट आसमान में चिल्लाकर कहती है, मुझे उसे इंटरसेप्ट करना है। ग्राउंड पर हांजियो कंफर्म करती है, हिट हो गया। हांचुल स्टंबल करके क्रॉसवॉक पर गिरता है, उसके आर्म पर ट्रैकर चिपक गया। इगोइस्टिक स्मर्क करते हुए टेलीपोर्ट करता है, बिल्कुल पास पहुंचने ही वाला था। पर हांसियो डेस्परेट होकर चिल्लाती है, आगे से ट्रक आ रहा है। डैन का स्मर्क डर में बदल जाता है। एक बड़ा सा ट्रक सीधे उसकी तरफ आ रहा था और इंपैक्ट होने से पहले ही सीन एक और मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। हंचुल उल्टा लटका हुआ था एक ब्रिज के नीचे। क्रिमिनल्स उसे टॉर्चर कर रहे थे। उनका लीडर सिगरेट की फ्लेम से रोप को टच करता है। हंचुल की पुकारें किसी ने सुनी ही नहीं। रस्सी जल गई और वह अंधेरे पानी में गिर गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर पानी हिला और वह ऊपर आया। उसके शरीर से अजीब सी ग्लिच जैसी रोशनी निकल रही थी। उसके अटैकर्स शॉक थे। हंचुल खड़ा हो गया। अटैकर्स उसकी तरफ उसे मारने के लिए भागे। हंचुल की आंखों में अब एक नया और खतरनाक लुक था। उसके अंदर की पावर फूट रही थी और एक स्माइल के साथ उसने सभी को तेज रफ्तार से पीछे छोड़ दिया। फिर वापस प्रेजेंट में सीन आता है। ट्रक स्पीड से गुजरा, लेकिन डैन ट्रक के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। ड्राइवर हैरान था कि ये यहां कैसे आया। दूसरी तरफ शर्टलेस हांचुल लड़खड़ा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी पावर कंट्रोल में नहीं थी। सड़क के दूसरी तरफ ईगोइस्टिक ट्रक से उतर गया। हंचुल गुस्से में था कि वो मरा नहीं। ईगोइस्टिक ने दोबारा हंचुल के पास टेलीपोर्ट किया, लेकिन हंचुल वहां से गायब हो गया।
वो एक बिल्डिंग के ऊपर टेलीपोर्ट हुआ। उसने इगोइस्टिक को देखते हुए सोचा, वो आदमी डेफिनेटली इगोइस्टिक ही है। मैंने सोचा था कि उसने वो दो विलन सिर्फ पर्सनल ग्रज की वजह से मारे। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इगोइस्टिक ने उसकी तरफ देखा और कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। चलो, मैं तुम्हें हेल भेज देता हूं। वो टेलीपोर्ट करके हंचुल के सामने आ गया। हंचुल जल्दी से फिर टेलीपोर्ट कर गया। वो लोगों के बीच से भाग रहा था और उसके पीछे इगोइस्टिक गन लेकर पीछा कर रहा था। वो कह रहा था, एक बेकार इंसान आज मारा जाएगा। हंचुल ने गुस्से में एक सिविलियन को पकड़कर उछाल दिया, लेकिन गिरने से पहले डैन टेलीपोर्ट करके उसके पास आ गया और मिड एयर में उसे पकड़ लिया, जैसे कोई स्टेज परफॉर्मर स्टाइलिश एंट्री मार रहा हो। हंचुल, जो अब पूरी तरह थका हुआ और खून से भीग चुका था, आगे गिर पड़ा। उसके पैर संभल नहीं पाए और वो सीधे जमीन पर मुंह के बल गिर गया। क्राउड शॉक में रह गया। सांस फूल रही थी। उसने सिर घुमाकर देखा। ऊपर इगोइस्टिक खड़ा था, बंदूक सीधा उसकी तरफ करके। इगोइस्टिक ने जोर से और साफ सबके सामने कहा, हंचुल के क्राइम्स, उसकी चोरी, उसका वायलेंस, सब पब्लिक के सामने आ चुका है। क्राउड गुस्से में चिल्ला उठा, जस्टिस मांगते हुए। हंचुल चिल्लाया, तुम खुद विलन हो, तुम मुझे जज करने वाले कौन होते हो? लेकिन इगोइस्टिक बस मुस्कुराता रहा और बोला, हम सेम नहीं हैं। हंचुल का फ्यूचर और उसका एस रैंक विलन बनने का रास्ता यहीं खत्म हो गया। लेकिन इगोइस्टिक की आंखें क्राउड की रिएक्शन देखकर फड़क गईं। डर और शॉक की जगह पूरा प्लाजा चीयर कर रहा था, जैसे कोई कॉन्सर्ट देख रहे हो। फोन्स हवा में उठ रहे थे। इगोइस्टिक ब्लिंक हुआ, सीरियसली, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? थोड़ी साई लेकर उसने सिर झुकाया और नाटकीय अंदाज में झुककर लोगों की तरफ इशारा किया। पब्लिक के बीच हल्की फुसफुसाहट हुई। कुछ लोग क्लैप कर रहे थे, कुछ कंफ्यूज थे। तभी एक दमदार आवाज आई, इगोइस्टिक। उसने ऊपर देखा। स्टारडस्ट नीचे उतर रही थी। उसकी लैंडिंग से जमीन हिल गई और पूरा क्राउड चुप हो गया। इगोइस्टिक का स्माइल थोड़ा डगमगा गया। उसके चेहरे पर हल्का ब्लश था। उसे याद आया कि ये वही ऑकवर्ड लड़की है जो अब सीरियस हीरो मोड में खड़ी है। स्टारडस्ट आगे बढ़ी, आंखों में गुस्सा। उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? इगोइस्टिक ने आराम से हंचुल की तरफ इशारा किया, बस सफाई कर रहा हूं, वही जो कोई भी हीरो करेगा, राइट? स्टारडस्ट और गुस्से में आ गई। इगोइस्टिक ने कहा, एक ए क्लास विलन के लिए क्या हीरोज अपनी मर्जी से उसका तुरंत फैसला नहीं कर सकते? स्टारडस्ट ने उससे पूछा, इगोइस्टिक, क्या तुम हीरो हो? उसने कहा, नहीं, मैं विलन हूं। उसने क्लैप करते हुए बोला, विलन होते हुए भी मैंने यहां जस्टिस किया। लॉ के हिसाब से यह गलत है, पर मैंने फिर भी किया। तुम जस्टिस में बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूं। और कहता है, लेकिन अब मुझे रिट्रीट कर लेना चाहिए। क्राउड धीरे धीरे बोलने लगे कि स्टारडस्ट लेट आई और इगोइस्टिक ने सब जल्दी से खत्म कर दिया। उसने लॉ तोड़कर एक विलन को मारा था। लेकिन तभी भी क्राउड इगोइस्टिक का साथ दे रही थी। इगोइस्टिक भी हैरान हुआ। ये तो प्लान के हिसाब से नहीं था। उसने जल्दी से कहा, याद रखो, मैं विलन हूं, अगर पकड़ सको तो पकड़ो, स्टारडस्ट। फिर उसने एक शानदार बो किया और वायलेट एनर्जी के स्वर्ल में गायब हो गया। स्टारडस्ट गुस्से में रह गई। प्लाजा में साइलेंस था। स्टारडस्ट गंभीर होकर खड़ी थी। उसके लिए यह साबित कर रहा था कि इगोइस्टिक स्पॉटलाइट चुरा रहा है, लेकिन उसके दिल में यह एक और बोझ बन गया था। दूसरी तरफ इगोइस्टिक जमीन पर गिरा, थक कर। उसके साथी भागते हुए आए और उसे खींच कर ले गए। इगोइस्टिक का बॉडी बैडली डैमेज था। जब उसे ले जाया जा रहा था, उसका फोन बार बार रिंग कर रहा था। न्यूज नोटिफिकेशंस आ रही थीं। हेडलाइंस हर जगह थीं, इगोइस्टिक हीरो ऑफ द डे। लोग स्टारडस्ट को क्रिटिसाइज कर रहे थे और इगोइस्टिक को एडमायर कर रहे थे। दूसरी तरफ स्टारडस्ट एक बिल्डिंग की छत पर खड़ी थी। उसने भी वही आर्टिकल्स और फोरम्स देखे जिनमें लोग इगोइस्टिक को हीरो बोल रहे थे। सब कह रहे थे कि अगर हीरोज केपेबल होते तो ये काम इगोइस्टिक को करना नहीं पड़ता। ये बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। स्टारडस्ट पूरी रात सोचती रही। हंचुल का डेड बॉडी, इगोइस्टिक के वर्ड्स और लोगों की क्रिटिसिज्म उसके खिलाफ थे। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्टारडस्ट की असली आइडेंटिटी हारू थी, एक 17 साल की साधारण लड़की। उसके पेरेंट्स एक रेनी नाइट में एक क्रिमिनल के हाथ से मर गए थे। वो क्रिमिनल सिर्फ उनका वॉलेट और कार्ड्स लेना चाहता था और बिना किसी पछतावे के उन्हें मार दिया। जब उसने हारू पर गन पॉइंट किया तो लकीली बुलेट्स खत्म हो गईं। क्रिमिनल हंसते हुए उसे लकी गर्ल कहकर छोड़ गया। हारू अपनी माँ बाप की लाश पकड़े रोती रही और अंदर से प्रॉमिस किया कि वह एक दिन बदला लेगी।
उसी रेनी नाइट में एक पावरफुल लाइट आकर हारू पर गिरती है। उसी दिन से वह स्टारडस्ट बन जाती है, एक हीरो।